Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, today I will give you a prior knowledge about your first lesson, How Daddy Was Always Late. The writer of this lesson is Alexander Borisovich Ruskin. इस चैप्टर की हम थोड़ी सी समरी बताएंगे आपको और आखिर में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस चैप्टर की समरी के बारे में थोड़ा जानते हैं। यहाँ पर एक डैडी का तस्करा मिलता है जिनके बारे में कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि वो हमेशा स्कूल लेट जाते थे, वो हमेशा जल्दबाजी में रहते थे, वो अपना काम सोते वक्त करते थे, जब उनको नींद आने लगती थी या उनको कुछ समझ में नहीं आता था तब वो अपने स्कूल की बुक्स को पढ़ते थे, नहीं तो दूसरे कामों में बिज़ी रहते थे। ये अजीब अजीब सी चीज़ें इस चैप्टर में उनके बारे में आप जानेंगे। तो थोड़ा सा शुरू का हम पैसेज देखते हैं और उसके बाद फिर बाकी चीज़ें कल इंशाल्लाह आपको डिटेल में बताएंगे। When Daddy was little, he went to school just like all other children. जब डैडी छोटे थे वो स्कूल जाया करते थे just like all other children, दूसरे बच्चों की तरह, या यहाँ पर आप यूँ ट्रांसलेट कर सकते हैं वो स्कूल जाते थे। All the other children came to school before the bell rang. All the other children, दूसरे तमाम बच्चे केम आते थे टू स्कूल, स्कूल को, बिफोर द बेल रैंग, घंटी बजने से पहले। यहाँ पर आपको बताया गया है कम, केम, कम, इसके साथ जो प्रीपोजिशन यूज़ होता है वो फ्राम यूज़ होता है। जैसे आई कम फ्राम आगरा, आई कम फ्राम लखनऊ, आई कम फ्राम स्कूल, इस तरह से यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि केम के साथ जो प्रीपोजिशन आया है वो टू आया है। अब इसका सेंस क्या है, यहाँ पर टू क्यों यूज़ हुआ? तो एक आपके माइंड में कन्फ्यूज़न ज़रूर होगा, उसको दूर करते हैं। फ्राम का इस्तेमाल हम तब करते हैं कि जब कोई शख्स कहीं से हटकर दूसरी जगह जाता हो। अगर यहाँ पर केम टू स्कूल का मतलब स्कूल से नहीं आ रहा है, ये स्कूल को जा रहा है, इसलिए वो स्कूल से अलग नहीं हुआ, तो वहाँ पर हम टू का यूज़ करेंगे। बिफोर द बेल रैंग, घंटी बजने से पहले। बट लिटिल डैडी ऑलवेज रीच्ड स्कूल लेट फॉर सम रीज़न और द अदर। लेकिन छोटे डैडी हमेशा पहुँचते थे स्कूल लेट, कुछ रीज़न से, कुछ सबब से या किसी दूसरे सबब से। कुछ तो उनका रीज़न ये था कि वो सोए रहते थे, लेट सोते थे, उसके बाद उठते थे, और उसके अलावा भी दूसरे रीज़न्स होते थे जिसकी वजह से वो लेट हो जाते थे। डैडीज़ पेरेंट्स कुड नॉट डू अ थिंग अबाउट इट। और डैडी के जो पेरेंट्स होते वो कुछ नहीं कर सकते थे, या इसके बारे में वो कुछ नहीं कर सके, उनकी हैबिट को चेंज नहीं कर सके। एवरी इवनिंग द सेम ओल्ड स्टोरी वुड रिपीट इटसेल्फ। हर एक शाम को सेम पुरानी कहानी रिपीट हो जाया करती थी, यानी जैसे पहले हुआ, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, तो इसी तरीके से हर रोज़ उनकी यही आदत रिपीट होती थी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यूज़ हो रहा है वुड का, कुड का, और जो वर्ब आ रहे हैं उनकी सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है। जैसे यहाँ पर जो फॉर्म यूज़ हुई है वो आपकी है
केम, केम का केम जो इसकी फर्स्ट फॉर्म आपकी कम होती है, यहाँ पर यूज़ हुआ केम। और इसी तरह से यहाँ पर रैंग, ये भी आपकी सेकंड फॉर्म। तो जब स्टोरी कोई नरेट की जाती है तो हमेशा वो पास्ट में होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर सेकंड फॉर्म लाई जाती है। और यहाँ पर कुड नॉट डू अ थिंग अबाउट इट, तो कुड का मतलब सका, सकी, सके, इसके माने में ये इस्तेमाल होता है। और कुड का इस्तेमाल एबिलिटी, पावर या कैपेसिटी के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पर उनकी कैपेसिटी कह लें या एबिलिटी कह लें कि वो कुछ नहीं कर सके इसको चेंज करने के लिए। हालांकि लोग कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हो सका। आगे देखिए, हैव यू डन योर होमवर्क, क्या आपने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। यहाँ पर मैं इसलिए ऐसा ट्रांसलेट कर रहा हूँ कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वहाँ पर आता है जहाँ पर आपके काम ख़त्म हो चुके हों, फिनिश हो जाएं। तो हैव यू डन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज़ हो रही है, डन। क्या आपने कर लिया है योर होमवर्क, अपना होमवर्क। ग्रैंडमा वुड आस्क, दादी पूछा करती थी। ये रोज़ की चीज़ है ना, रोज़ाना ऐसा होता था, तो इसीलिए ट्रांसलेट भी इसी तरह से हो रहा है। यहाँ पर उठ का यूज़ हुआ है। उठ के बारे में कुछ फैक्ट हम देखते हैं कि उठ का यूज़ किस तरह से किया जाता है। तो नंबर 1 पर उठ का यूज़ हम करते हैं डिटर्मिनेशन के लिए, यानी कोई पुख्ता इरादा हो, फैसला हो, आपका बिल्कुल यकीन हो, इसके लिए। या दूसरी चीज़ कंडीशन के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वुड गो देयर इफ़ आई वर इन्वाइटेड, मैं वहाँ जाता अगर मुझे बुलाया जाता, मुझे दावत दी जाती। तो इस तरह ये कंडीशन है। या विश के लिए भी वुड का यूज़ कर लेते हैं, जैसे आई वुड लाइक टू मीट द स्ट्रेंजर। और हैबिट के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पर जो वुड का यूज़ हुआ है वो हैबिट के लिए ही हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी वुड गो ऑन अ पिकनिक एवरी संडे, हम लोग हर संडे को पिकनिक पर जाया करते थे। तो यहाँ पर वो अपनी हैबिट बता रहे हैं कि हम लोग हर संडे को जाते थे। नेक्स्ट देखते हैं, वेट अ सेक, सेक यहाँ पर ये शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं सेकेंड का, तो 1 सेकेंड इंतज़ार कीजिए। लिटिल डैडी वुड आंसर, लिटिल डैडी आंसर देते थे। स्टॉप दैट रीडिंग एंड स्टार्ट योर होमवर्क इमीडिएटली, यहाँ पर बोला जा रहा है इनसे कि वो सब पढ़ना बंद करो और अपना होमवर्क फौरन शुरू करो। ग्रैंडपा वुड से, दादा कहते थे। जस्ट 1 मोर पेज, सिर्फ 1 पेज और। लिटिल डैडी वुड से, लिटिल डैडी कहा करते थे। तो इनसे कहा जा रहा है कि अपना होमवर्क जल्दी से पूरा कर लो, और ये क्या बोल रहे हैं कि 1 पेज और पढ़ लेते हैं। तो होमवर्क ये अपना टाइम पर करते नहीं, बिल्कुल लेट करते थे। इस तरह से आगे भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम कल देखेंगे इंशाअल्लाह। अब कुछ दूसरी चीज़ें, ये आपका एक मैं प्रायर नॉलेज क्रिएट कर रहा हूँ आपके माइंड में, एक सेटअप मैं बना रहा हूँ, और कल जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको बात पूरी समझ में आएगी। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ उस पर थोड़ा सा हम बात करते हैं। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, हाउ डज आवर ब्रेन प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। हमारा जो ब्रेन है, इसको जो इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो ये उसका प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से ये वर्क करता है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि मेमोरी क्या होती है। इन 2 चीज़ों पर निगाह रखते हुए आगे की बात हम करते हैं। तो इंसान के पास जो सबसे बड़ी खूबी ये है कि उसके पास मेमोरी है।
याददाश्त आपकी, आप उसको याद कर लेते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं, पढ़ते हैं भूल जाते हैं, वो याद नहीं रहता। ऐसा क्यों होता है, उसके क्या रीज़न होते हैं और हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू दिस लर्निंग इज़ मेमोरी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेमोरी है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी। नंबर 1 सेंसरी मेमोरी, नंबर 2 शॉर्ट टर्म मेमोरी, नंबर 3 लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब इन तीनों के काम क्या हैं। सेंसरी मेमोरी, इसका एग्जाम्पल ये है कि आप सड़क पर घूमते हुए जा रहे हों और 60-70 लोग आपको मिल जाएं, मुख्तलिफ हादसात हों, बहुत सारे मंज़र आप देखें, लेकिन घर आते वक्त रास्ते में क्या हुआ आपको कुछ याद नहीं है। और अगर उसकी एक्सरसाइज आप नहीं करते, घर आने के बाद आप सोचते नहीं क्या क्या हुआ, तो फिर कुछ दिन के बाद वो आपको याद नहीं रहेगा, भूल जाएगा कि एक रास्ते से आए तो हमारे साथ क्या हुआ। ये बिल्कुल रैंडम एक्सेस मेमोरी की तरह काम करती है। जिस तरह कंप्यूटर में जैसे ही हम लोग शट डाउन करते हैं तो जो भी रैम पर चीज़ें होती हैं वो फ़ौरन रोम में कन्वर्ट हो जाती हैं, वहाँ जाकर सेफ हो जाती हैं अगर आपने उस पर क्लिक कर दिया हो तो, नहीं तो वहाँ से भी लॉस हो जाएगी। तो ये तो सेंसरी मेमोरी है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन इमीडिएटली आपके माइंड में कोई सेंस इसका कंप्लीटली क्रिएट नहीं होगा। जब तक कि आप एक्सरसाइज न करें, रिहर्सल न करें, उसको रिपीट न करें, तब तक ऐसा नहीं होगा। और दूसरे नंबर पर जो बात आती है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी की आती है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में ये होता है कि कोई चीज़ आपने एक बार देखा और उसके बाद फिर वह थोड़ी देर के बाद वही चीज़ फिर आपके सामने आ गई, तो एक सिग्नल आपको मिलता है कि हाँ ये चीज़ तो हमने देखा था कहीं। तो ये जो सिग्नल आया है ये लॉन्ग टर्म मेमोरी से आया है, क्योंकि पहले आपने भी थोड़ी देर पहले देखा है, सेंसरी मेमोरी में था, वहाँ से जैसे ही दूसरी बार आपने देखा वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया, वहाँ से उसको सर्च कर रहा है और सिग्नल आपको दे रहा है। तो ये एक तरीका है जिससे आप उसको महफूज कर सकते हैं। और ये तरीका क्या है कि आपके पास उसका प्रायर नॉलेज हो, पहले आपको कुछ पता हो उसके बारे में, तभी ये पॉसिबल है कि वो आपको याद रहे। तो इसलिए जब भी हम स्टडी करें तो उससे पहले एक प्रायर नॉलेज क्रिएट कर लें, यानी उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लें, फिर उसको दोबारा पढ़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी चीज़ को आप पहली बार पढ़ते हैं तो बहुत टाइम लगता है। एक बार आपने पढ़ लिया, फिर एक बार पढ़िए, अब कितनी देर में पढ़ेंगे, कम लगेगा वक्त। फिर एक बार पढ़िए, अब कितनी देर लगेगी, बहुत कम। अब उसके बाद अपनी बुक बंद कर दीजिए और फिर उसको पढ़िए। इमेजिन कीजिए आपको क्या याद है क्या नहीं याद है। और दूसरी चीज़, जो ज़हीन तलबा होते हैं वो टैग्स बनाकर उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। वो किस तरह से, एक पैसेज को हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते हुए क्या हुआ हमारे साथ, या हम पढ़ रहे थे तो उस टाइम कुछ अजीब सी चीज़ हुई, नहीं हुई, सारी चीज़ों पर निगाह रखते हैं। और उसके बाद जब वो सोचते हैं तो इन सब चीज़ों पर गौर करते हैं। इसको टैग्स कहते हैं कि जो उसके साथ ऐड हो जाता है और फिर ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा, जो कभी नहीं भूलेगा आपको। तो प्रायर नॉलेज, आपको ये चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अभी फुल एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं दिया, थोड़ा सा मैंने समझाया। क्यों? क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि मैं आपको एक प्रायर नॉलेज दूंगा, और फिर जब मैं कल पढ़ाऊंगा तो चूँकि आपके पास प्रायर नॉलेज है,
At least this basic knowledge will be there. Immediately a link will come from long term memory and now this will never be lost. फिर ये कभी नहीं भूल सकता आपको। मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो कल हम फिर मिलेंगे और इस चैप्टर की फुल एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। मैं सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको बहुत ध्यान से सुने और उसके बाद भी अगर कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो इसके ऊपर तो ज़रूर आप पूछें। थैंक यू सो मच।